Hi friends, welcome to the channel. This is Edu Ethics and today we are going to start with chapter number 4, Electoral Politics. Electoral Politics. Understood the title of the chapter. So we are reading civics, right? तो civics में electoral का क्या meaning हो सकता है? Obviously electoral का meaning हो सकता है related to elections, right? हाँ. And politics. सिविक्स इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स. यस, पॉलिटिक्स का क्या मतलब है? नीति, राइट. तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का मतलब है ऐसी नीतियाँ जिससे हम इलेक्शंस में जीत सके. कुछ ऐसा ही मतलब है. तो अब हम चैप्टर के ओवरव्यू से शुरू करेंगे. आप मुझे ये बताना कि ओवरव्यू आपके लिए हेल्पफुल होता है या नहीं. क्या आपके लिए ओवरव्यू हेल्पफुल होता है हर चैप्टर का? देखिए, अगर आपको लगता है कि ओवरव्यू इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट देन यू आर रॉन्ग, बिकॉज ओवरव्यू हेल्प्स यू टू analyze the chapter in a nutshell. It helps you to analyze that what we are going to deal in whole chapter. chapters बहुत बड़े हैं. अगर हम स्टार्टिंग से मतलब मैं आपको समझाना शुरू कर दूंगी ना, यहाँ ओवरव्यू नहीं पढ़ा के यहाँ से पढ़ाऊँगी, तो आप ये कहेंगे कि बेसिक्स नहीं क्लियर हो रहा, इंट्रो नहीं आ रहा समझ में क्या हो सकता है. तो इस चीज़ के लिए आपके आंसर्स को और सुंदर बनाने के लिए भी ओवरव्यू रिक्वायर्ड होता है. यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं जो आप ले सकते हो और अपने एग्ज़ाम पेपर में आप डाल भी सकते हो, या एक दो कुछ आपको लगता है कि इस ओवरव्यू से मुझे चीज़ समझ में आती है, तो वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है. ठीक है. सो इन चैप्टर 2 we have seen that in democracy it is neither possible nor necessary for people to govern directly. That means ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपनी खुद की रूलर बन जाऊं और मेरे मम्मी अपने खुद की रूलर बन जाएं, मेरे पापा अपने खुद के रूलर बन जाएं, मेरे फ्रेंड्स अपने खुद के रूलर बन जाएं, वो खुद के अपने पीएम बन जाए. ऐसा हो सकता है क्या? वी कांट गवर्न डायरेक्टली. हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल, है ना, लोगों के द्वारा रूल करना. लेकिन ये क्या सच में रूल बाय द पीपल है? एक तरह से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं जो रूल करते हैं. पीपल, they don't rule. They can't even rule in such a huge and a diverse country like India. India's population is 135 crore. Is it possible for India to take each and to take the opinion, to take each and every person as a ruler? यस, मेरा ओपिनियन मैटर करता है, मेरे फ्रेंड का ओपिनियन मैटर करता है, हम सबको ओपिनियन मैटर करता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द ओपिनियन या जो मेजॉरिटी की ओपिनियन होती है वही तो रिप्रेजेंट करती है ना. ऐसा नहीं होता कि मेरे ओपिनियन में कांग्रेस है, मैं ही केवल कांग्रेस को रूल करवाना चाहती हूँ तो कांग्रेस ही रूल करेगी. मेरे अलावा जो औरों के ओपिनियन है वो बीजेपी की है या वो किसी दूसरी पार्टी की, एक्स एंड वाई पार्टी की है. तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि हम अपने आप गवर्न डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं. 130 करोड़ की या 130 करोड़, अप्रॉक्सीमेटली 130 करोड़ है. अगर हम एक्यूरेसी को देखें तो 135 करोड़ है जो अब देखी जा सकती है. तो 135 करोड़ या 130 करोड़ के लोग, 130 करोड़ के लोग कैसे कर सकते हैं एक एक अपने आप को गवर्न? ये तो मैंने देखा. मान लो ए है कोई, मान लो बी है कोई, मान लो सी है कोई, मान लो डी है कोई, है ना. ये इन्फिनिटी है, मान लो ये इन्फिनिटी है, ए बी सी डी इन्फिनिटी है. तो ये सब लोग, इतने सारे लोग क्या अपना अपना खुद का रूल अगर चलाते हैं तो वो एक आइडल कंट्री बन पाएगी? कभी नहीं बन पाएगी, क्योंकि वहाँ तो यूनिटी ही नहीं है. इतनी डाइवर्सिटी पहले ही और अपने लोगों ने डाइवर्सिटी बना लेनी है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे मन में खोट होता है. अगर हमें कह दिया जाए आज से कोई राजा नहीं होगा, तुम अपने राजा, तुम अपने राजा, तुम अपने राजा, तुम अपने राजा, तो हम सब देखना कैसे पागल हो जाएंगे और कितना क्रेजीली गंदे तरह से रूल करेंगे.
है ना. So now the most common form of the democracy in our time is for the people to govern through their representatives. तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं. इलेक्शंस होते हैं जिसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो हम चुनते हैं, और ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो रूल करते हैं हमारी पूरी कंट्री को. इसे हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, है ना. राइट. अच्छा, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं. एक क्लास में 60 बच्चे हैं. अब वो 60 बच्चों को मैथ्स के टीचर से प्रॉब्लम है, क्योंकि जो मैथ्स के टीचर हैं, मैम है या सर है, वो अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं. वो क्लास में लेट आते हैं. लेट आने के बाद बच्चों को समझाते नहीं है टॉपिक्स प्रॉपरली. अपने व्हाट्सएप पे बिजी रहते हैं. जब बच्चे क्वेश्चन या क्वेरी करते हैं तो उनको डांट देते हैं. दैट मीन्स वो कंसर्न नहीं है बच्चों की पढ़ाई के लिए. एंड बच्चों के कम मार्क्स आने पर कहते हैं कि तुमने पढ़ाई नहीं करी. पनिश करते हैं, मुर्गा बना देते हैं, बहुत सारा अत्याचार करते हैं वो बच्चों पे. तो बच्चों ने सोचा कि नाउ वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनी मोर. वी आर गोइंग टू गो डायरेक्टली टू द प्रिंसिपल. वी आर गोइंग टू अपील दैट वी वांट अ न्यू मैथ्स टीचर. वी कांट टॉलरेट दिस मैथ्स टीचर एनी मोर. सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन? सब 60 बच्चे चले जाएंगे अपनी प्रॉब्लम लेके प्रिंसिपल मैम के पास. अब प्रिंसिपल मैम जब इतने सारे बच्चों को देखेंगी, शी वुड नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो बच्चे क्या कहना चाहते हैं. बातें जो होंगी ना बच्चों की, वो अलग अलग होंगी. एक बच्चे को ये प्रॉब्लम जाएगी, दूसरे बच्चे को वो प्रॉब्लम होगी, तीसरे को ये प्रॉब्लम. सबको है बट वेरिंग प्रॉब्लम्स है. तो टीचर वुड नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि बच्चे क्या कहना चाहते हैं. सो टीचर कहती है कि आई कांट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड टू मी, and this way I can't get a solution to your problem. So next time आप अपनी क्लास का एक रिप्रेजेंटेटिव, जिसे हम जनरली क्लास मॉनिटर कहते हैं, उसे बना के भेजना. उस बच्चे को सारी अपनी प्रॉब्लम्स को बता देना. वो बच्चा मुझे कन्वे करेगा एंड देन आई एम गोइंग टू सॉल्व द issue that you have from your maths teacher. I'm going to bring a new maths teacher for you. सो यही होता है. 60 के 60 बच्चे. एक बच्चा है जिसका नाम ABCD कुछ भी आप रख लो, वो जाता है सारी प्रॉब्लम्स को लेकर के टू द प्रिंसिपल टीचर, एंड वहाँ पर प्रॉब्लम्स को कन्वे करता है प्रॉपर मैनर में, सिस्टमैटिक मैनर में. टीचर्स प्रॉब्लम को समझते हैं. देन द टीचर टॉक्स to the maths teacher. He or she solves the issue, and the maths teacher either is going to be हटा दी जाएंगी, or otherwise she is going to improve herself or he is going to improve herself. So this is what I could say, or the best example that I thought of for you in this context. Okay, now we then go on to ask what makes an election democratic. Elections should be democratic. How they should be democratic? Are Indian elections democratic or not? And why we need electoral competition amongst the parties? So what is electoral competition? इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन यानी कि इलेक्शंस जब होते हैं तो इतना कंपटीशन क्यों होता है? हर पार्टी में जीतने के लिए होता है. बट वो इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स क्या फेयर होते हैं? क्या वो फ्री होते हैं? क्या उनमें कोई या किसी तरीके का डर्टी ट्रिक तो यूज़ नहीं किया जा सकता? So this is what we are going to see. The rest of the chapter tried to assess elections in India in the light of this yardstick. Yardstick यानी ये जो सारा context होगा, इसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या Indian constitutions इंडियन इलेक्शन फेयर है, फ्री है या नहीं है. We take a look at each stage of election from the drawing of the boundaries of different constituencies to the declaration of the results. So हम ये देखेंगे कि जब इलेक्शंस होते हैं इंडिया में तो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी जाती हैं. ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं वो जोग्राफिकल एरिया, वो क्षेत्र जहाँ पर पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो है वो वोट देगी. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई क्षेत्र है, ये कोई जोग्राफिकल एरिया है, यहाँ पर कुछ 50 लोग हैं जिन्हें वोट देना है.
उन 50 लोगों के नाम है, ठीक है, उन 50 लोगों के नाम है। वही जो 50 लोग हैं वो यहाँ पर वोट दे सकते हैं। इन 50 लोगों के अलावा ABCDEFGHIJ जो भी है ना 50 तक के, उनके अलावा कोई भी तीसरा चौथा पर्सन यहाँ पर आकर के अपना वोट कंडक्ट नहीं कर सकता है। ओके, देन व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज़ कि ये तो हुआ कि अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी ये जो क्षेत्र है ये बनाए क्यों जाते हैं। ये बनाए जाते हैं जिससे जब भी इलेक्शंस हो तो किसी को डिस्कम्फर्ट ना हो, सब कंफर्टेबली सूटेबली जा सके और अपने पास के ही क्षेत्र में वो अपने जो वोट है उसको डाल सके। जब वोट डल जाते हैं तो उसके बाद रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं। तो ये पूरा जो एक प्रोसेस चलता है, एक जो विधि चलती है, इसे हम जानेंगे इस चैप्टर में आगे। At each state we ask what should happen and what does happen in election। तो प्रैक्टिकल काम भी लेंगे अपन और आइडियलिस्टिक काम भी लेंगे अपन। ये होना चाहिए और ये होता है, या ऐसा और बेहतर हम कर सकते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर हम ये देखेंगे कि क्या इंडियन इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हैं। सो वी आर गोइंग टू सी, आर इंडियन इलेक्शंस फ्री एंड फेयर। क्या इंडियन इलेक्शंस फ्री एंड फेयर है या नहीं, और है तो क्यों है। आपने कह दिया NCERT CBSE हम मान लें, नो नो नो, आप हमें रीज़न दो कि है तो क्यों। सो वी विल एग्जामिन द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन ensuring फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये इलेक्शन कमीशन क्या है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की पूरी लेती है ना, अपना ये ड्यूटी लेती है, तो उसको हम देखेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। व्हाई इलेक्शंस, क्यों हमें इलेक्शंस चाहिए। अब देखो, अगर इलेक्शंस नहीं होते उस क्लास में, अगर क्लास को ये राइट नहीं होता कि तुम नहीं बोल सकते हो किसी भी टीचर के खिलाफ, तो क्या होता। जो अभी एग्जाम्पल दिया था मैंने, जिसमें मैथ्स टीचर के अगेंस्ट बच्चे बोलते हैं, तो मान लो स्कूल की ये गाइडलाइंस में होता, उनका ये एक रूल होता स्कूल का फ्रॉम नर्सरी टू 12th तक का, कि कोई भी बच्चा किसी भी टीचर के अत्याचार या बिहेवियर के बारे में किसी दूसरी टीचर को कंप्लेंट नहीं कर सकता, उनके खिलाफ नहीं बोल सकता। तो बच्चों को उसी टीचर के साथ एडजस्ट करना पड़ता। वो टीचर उन बच्चों पर अत्याचार करता, उनको अच्छे से नहीं बातें समझाता, मैथ्स समझाता, ना ही उनके जो मार्क्स है मैथ्स में वो इन्हांस हो पाते। सो ऐसा उनके यहाँ रूल नहीं था, ये अच्छी बात थी। इस वजह से क्या हुआ, बच्चों को जब लगा कि ये मैथ्स के टीचर का अब जो लेवल है ना वो पार हो गया है, हमारे से अब नहीं झेले जा सकते ये सर, हम जाएंगे और इन सर के अगेंस्ट बोलेंगे। उनको नए टीचर मिले होंगे उसके बाद मैथ्स के, या फिर वही टीचर को कहा होगा कि ट्राई टू एडजस्ट with the children, or we are going to keep a regular check on you that are you not coming in the class on time, are you not teaching properly in the class, are you not able are you not helping the children or the students in their subject। सो ऑल दीज थिंग्स, ये सब बातें हुई होंगी। उसके बाद या तो टीचर ने अपने को इम्प्रूव किया होगा या दूसरे टीचर को ले आए होंगे, जिससे बच्चों की जो बात है वो रखी गई और बच्चों को मदद हुई। ऐसा ही हमारे कुछ नेशन में भी है। अगर हमारे नेशन में इलेक्शंस नहीं होते तो हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक किस बात की होती। डेमोक्रेसी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट की फीचर इलेक्शन है। जब इलेक्शंस होते हैं तो लोग अपने को बहुत लकी फील करते हैं, क्योंकि वो अपने को डेमोक्रेटिक नेशन का एक हिस्सा मानते हैं। एक बहुत अच्छा कहना है, द पावर ऑफ बैलेट बॉक्स। नाउ द पावर ऑफ बैलेट बॉक्स मीन्स कि बैलेट बॉक्स पहले के समय पे इलेक्शंस को कंडक्ट करने की एक मशीन होती थी, मशीन नहीं, एक सिंपल तरीके का टूल होता था, एक प्रोसेस होता था जिसके थ्रू बच्चे जो लोग जो होते थे वो इलेक्शंस में पार्ट ले पाते थे, मीन्स अपने वोट को वो दे पाते थे। सो बैलेट बॉक्स तो ये चीज़ होती थी जिसमें आप वोट देते थे इन ऑन द इलेक्शन डे।
पावर ऑफ बैलेट बॉक्स का ये मतलब है, आज ईवीएम मशीन आ गई है उससे कोई मतलब नहीं, बट हम इलेक्शंस में हिस्सा आज भी ले रहे हैं और बैलेट बॉक्स के समय पे भी लेते थे जब वो यूज़ किया जाता था, जस्ट टू इन्हांस टेक्नोलॉजी और newer machine we have, so we use EVM. Earlier we used ballot box, never mind. तो इलेक्शंस की जो पावर है ना, पावर ऑफ बैलेट बॉक्सेस का ये मतलब है कि जब भी इलेक्शंस आते हैं, लोग अमीर हो गरीब हो, नौकरानी हो किसी घर की, किसी घर का मालिक हो, सब एक ही लाइन में एक ही पंक्ति में खड़े होते हैं। उस दिन कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, ये नो आई हैव सीन, यू हैव सीन, वी ऑल हैव सीन। अगर आपने अभी तक वोट नहीं दिया है तो आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा, है ना, कि पेरेंट्स जब जाते हैं वोट देने तो एक लाइन होती है जिसमें आपके पेरेंट्स भी खड़े होते हैं, जिसमें मे बी आपके घर में जो काम वाली आंटी है, जो बाई काम करती है, वो भी खड़ी होगी। आपने देखा होगा कि आपके मम्मी पापा के बॉस भी इवन वहाँ खड़े हो, या आपके मम्मी पापा के जो जूनियर्स है सीनियर्स है वो भी वहाँ खड़े होंगे। सो इस दिन सब एक ही पंक्ति पे खड़े होते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है, एंड वन वोट वन वैल्यू होती है। मेरे वोट की, आपके वोट की, आपके भाई की वोट की, पीएम मोदी के वोट की, नेहरू जी के वोट की, गांधी जी के वोट की, हर किसी की एक वैल्यू है। ऑल्दो वो नहीं रहे, बट फॉर एन एग्जाम्पल, मतलब कोई बड़ा कोई छोटा डजंट मैटर, सबका एक ही वैल्यू है, एक ही वोट है। सो वाई इलेक्शंस हमें क्यों चाहिए? अभी यहाँ पे एक न्यूज़पेपर कटिंग है, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ यू वांट यू कैन रीड इट, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. So this newspaper report is about the state assembly elections in Haryana 1987. 1987 में स्टेट इलेक्शंस हुए थे, स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए थे हरियाणा में, ओके। अब 1987 में जब ये रिजल्ट्स निकल के आए तो लोक दल थी जो जीती थी। लोक दल से पहले यहाँ पे 1982 में जो पार्टी सेलेक्ट हुई थी वो थी कांग्रेस पार्टी। सो द स्टेट हैज बीन रूल्ड बाय अ कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982। 1982 से 1987 तक किसने रूल किया? कांग्रेस ने रूल किया। 1987 के बाद जब वो इलेक्शंस हुए तो वहाँ पे कौन सी पार्टी जीती? चौधरी देवी लाल की पार्टी जो थी, जिसका नाम था लोक दल पार्टी, वो जीती थी। चौधरी देवी लाल then an opposition leader led a movement called न्याय युद्ध। तो एक स्ट्रगल फॉर जस्टिस युद्ध हुआ था, न्याय युद्ध, जो चौधरी देवी लाल ने शुरू किया था, जो कि अपोजिशन लीडर थे ऑफ द कांग्रेस पार्टी। इन्होंने ये जो मूवमेंट या ये जो स्ट्रगल फॉर जस्टिस शुरू किया था, एक तरह से जो मूवमेंट था या प्रोटेस्ट था, इसमें उन्होंने और कुछ पार्टीज़ को भी इंक्लूड किया था, फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी। कुछ और पार्टीज़ भी इसमें इंक्लूडेड थी और एक न्यू पार्टी बन के आई दिन, लोक दल पार्टी। इनकी पार्टी को और अपोजिशन पार्टीज़ ने ज्वाइन किया टू फॉर्म अ फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शन। सब कांग्रेस बहुत जीती थी तो लोगों के मन में कांग्रेस से बहुत जेलसनेस भी थी। सो इलेक्शंस जब हुए थे, देवीलाल सेड दैट उनकी जो पार्टी है, जब वो इलेक्शंस जीतेगी, अगर वो जीतती है तो उनकी जो गवर्नमेंट है वुड वेव द लोन ऑफ द फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेस मैन, यानी इग्नोर कर देगी जो सारे फार्मर्स या स्मॉल बिजनेस मैन उनके लोन, क्योंकि हरियाणा और पंजाब तो फिर भी ग्रो कर रहा था, हरियाणा बिल्कुल ग्रो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो किसकी है? फार्मर्स की है, और स्मॉल बिजनेसमैन की है, मोस्टली मेजरली फार्मर्स की है, स्मॉल बिजनेसमैन तो फिर भी बाद में आते हैं, फार्मर्स की है। अब ये जो फार्मर्स हैं ये इतने रिच नहीं थे वहाँ पे, तो वो क्या हुआ, उन्होंने लोन लिया। अब जब लोन लिया इन फार्मर्स ने तो वो चुका भी नहीं पाते, वो एज ग्रेट लोन के प्रेशर में चले गए, तो गरीबी बढ़ती गई यहाँ की, हरियाणा की। तो एक तरह से ये बहुत ज़रूरी था हरियाणा के लिए कि किसी तरह से हरियाणा की इकोनॉमिक ग्रोथ हो। सो इन्होंने इसी चीज़ को मुद्दा बनाया कि हम तुम्हारी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करवाएंगे, तुम्हारे जो सारे लोन्स हैं उन्हें माफ़ करेंगे, आगे तुम डेवलप करना। ही प्रॉमिस दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट, उनकी गवर्नमेंट का पहला ये काम होगा जो उनकी गवर्नमेंट करेगी। सो ये हुआ। अब आगे क्या हुआ?
तो क्या लोकदल जीतती है या नहीं जीतती है? सो लेट्स फाइंड दिस. द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट. मतलब अभी कांग्रेस रूल कर रही थी तो लोग खुश भी नहीं थे कांग्रेस से. दे वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल्स प्रॉमिस. तो बहुत सारे देवीलाल ने प्रॉमिस किए. देवीलाल की जो पार्टी थी इन्होंने बहुत सारे प्रॉमिस किए. तो इस वजह से अब क्या हुआ, जब इलेक्शंस हुए सो दे वोटेड ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ लोकदल एंड इट्स एलियंस. तो उसके बाद जब इलेक्शंस हुए 1987 में ही इलेक्शंस हुए थे अगले. तो 1987 में जब अगले इलेक्शंस हुए उस समय पर एट दैट टाइम लोकदल जो थी वो जीती. उसका जीतना हो गया पक्का. लोकदल ओवरवेलमिंगली विद मैनी फेवर्स जीती, यानी कि लोगों ने भर भर के इसके फेवर में वोट्स दिए और इसके एलिस यानी कि इसके जो भाई बंधु वाले सारी पार्टीज थी उनको. लोकदल एंड इट्स पार्टनर्स won 76 आउट ऑफ 90 सीट्स इन द स्टेट असेंबली. लोकदल ने 90 में से 76 सीट्स विद पार्टनर जीत ली थी. विद पार्टनर यानी कि लोकदल प्लस पार्टनर्स कितने जीते? 76 आउट ऑफ 90. ये लोकदल अकेले का नहीं है, पार्टनर्स के साथ की जो उन्होंने जीती थी वो थी 76 आउट ऑफ 90 सीट्स इन द स्टेट असेंबली. जो लोकदल थी अलोन वन 60 सीट्स. अभी जो था ये डेटा ये वाला 76 सीट्स वाला ये जो था ये आपका था इंक्लूडिंग द पार्टनर्स ऑल्सो इंक्लूडिंग द एलीज ऑल्सो. अगर हम इसका अकेले का बात करें तो वो है 60 सीट्स जो उसने जीती थी. सो उन्होंने टोटल 60 सीट्स जो थी वो अलोन अकेले जीती थी. एंड दस हैड अ क्लियर मेजॉरिटी इन द असेंबली. क्लियर मेजॉरिटी थी यस ऑब्वियसली. तो 90% का 90 सीट्स है ना, तो जितनी भी सीट्स होती हैं उसका आप 51% ले लो. अगर 51% है आपकी तो आप मेजॉरिटी में हुई तो बहुत ही इनफ थी. सो द कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट्स. यू कैन सी द ग्रेट डिफरेंस. अकेले ने 60 सीट्स जीती, यहाँ पे तो केवल 5 सीट्स ही वो जीत पाए थे. तो ऑब्वियसली जीते तो थे ही. Once the election results were announced, the sitting chief minister resigned. जो कांग्रेस के सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे उस समय पर उन्होंने तो रिज़ाइन मारा. आई एम नॉट गोइंग टू बी इन द पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स को कहा ही जाता है पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी ट्रिक. बहुत गंदी होती है पॉलिटिक्स, तो जाना ही नहीं चाहिए वैसे पॉलिटिक्स में. लेकिन एक डेमोक्रेटिक नेशन है तो यहाँ पे ये सब चीज़ें जो हैं कम रखती हैं मायना. So what happened now? The newly elected members of the Legislative Assembly of the Lokdal chose Devilal as their leader. तो लोकदल जो था वो उनका एमएलए जो एमएलएस थे ना, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलएस जो थे लोकदल के, उन्होंने देवीलाल को चूज़ किया एज देयर लीडर यानी देवीलाल बन गया और जो आगे चल के सीएम बन गया. द गवर्नर इनवाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर. तो अब नया चीफ मिनिस्टर का कौन बना? देवीलाल बना. ठीक है, न्यू चीफ मिनिस्टर देवीलाल बना. 3 days after the election results were declared, he became the chief minister. As soon as he became the chief minister, his government issued a government order waiving the outstanding loans of small farmers, agricultural laborers, and small businessmen. तो क्या हुआ उसके बाद, इनकी पार्टी ने जो भी सारे लोन्स थे उनको माफ़ किया. स्मॉल फार्मर्स के, एग्रीकल्चरल लेबरर्स के एंड स्मॉल बिजनेसमैन के, सब के लोनों को माफ़. His party ruled the state for 4 years. So only the ruling party ruled the state, ruled Haryana for 4 years. That means till 1991. The next election were held in 1991. But this time his party did not win the popular support. Popular support means majority support. So the Congress won the elections again and formed the government again. So this is all about what we have read till now. Now let's move ahead. के जो वीडियो है अभी 24 मिनट्स का है,
सो 30 to 40 minutes तक तो वी कैन स्टडी मोर, राइट। नाउ व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। अभी हमने जो पढ़ा इससे ये क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया है हमें, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। अब व्हाई डू वी नीड इलेक्शन का आंसर आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाया गया है, इसको हम एक बार रीड करते हैं। सो जो इलेक्शंस होते हैं टेक्स प्लेस रेगुलरली इन डेमोक्रेसी में वी हैव इलेक्शंस रेगुलरली आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम लाइक 5 years, 4 years or whatever the time has been fixed. We noted in chapter 1 that there are more than 100 countries in the world in which elections takes place. तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं हमारे वर्ल्ड में जहाँ पे इलेक्शंस तो होते ही हैं, जहाँ पे लोग जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते ही हैं। वी ऑल्सो रेड that elections are held in many countries that are even not democratic. So yes, there are countries जैसे चाइना भी था, आपका पाकिस्तान भी था, तो ये ऐसी कंट्रीज़ थी जो कि कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक थी भी नहीं। लाइक लास्ट चैप्टर में हमने ये देखा था कि किस तरह से वो पिन पॉइंट करते हैं पाकिस्तान के मिलिट्री रूल को, तो एक तरह से वहाँ पे भी मिलिट्री रूल रह चुका है। तो वो इलेक्शंस जो थे वहाँ पे होते थे, बट एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस थे वो या नहीं थे, ये कहना एक तरीके की हमारे लिए गलती होगी कि देवर द प्रॉपर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। सो बाय व्हाट डू वी नीड इलेक्शंस, द क्वेश्चन इज दैट व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। चलो छोड़ो, और कंट्रीज़ का छोड़ो, अपना बात करो। सो हमें इलेक्शंस क्यों चाहिए। लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस, जहाँ इलेक्शंस नहीं होते हैं, जहाँ लोगों की एलिजिबिलिटी देखी जाती है, एंड देन इट्स फाइन। So a rule of the people is possible without an election if all the people can sit together every day and take all decision. आप मैं हम सब साथ में बैठे और हर दिन अपने नए नए डिसीजंस ले, नए नए रूल्स बनाए, देन इट इज़ अगेन एक तरह की डेमोक्रेसी है। बट ये जो डेमोक्रेसी है, क्या ये हमारे जैसे नेशन के लिए इनफ है? क्या हम ऐसी डेमोक्रेसी में जी पाएंगे जहाँ पे आप मैं हम सब अपने अपनी ज़िंदगी को अपने अपने तरह से चलाते हैं? बताएं, नहीं ऐसा हो सकता। सो रूल ऑफ पीपल इज़ पॉसिबल विदाउट एन इलेक्शन, अगर हर कोई डिसीजन ले, बट इट्स नॉट पॉसिबल इन आर काइंड ऑफ कंट्री, इन अ ह्यूज कंट्री वेयर वी हैव अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। पहले ही हम यूनिटी को बहुत मुश्किल से मेंटेन करते हैं, अभी ये बात और आ गई ना कि हर दिन अपना अपना रूल चलाना है, तो डाइवर्सिटी एकदम आसमान को छू जाएगी। But as we have already seen in chapter 2, this is not possible in any large community like India. Nor is it possible for everyone to have time and knowledge. तो हर किसी के पास इतना टाइम, इतना नॉलेज नहीं होता कि वो डिसीजन ले सके on all the matters. Therefore, the most popular या most एबल्ड डेमोक्रेसी हम जो कह सकते हैं, मोस्ट प्रॉपर डेमोक्रेसी जो है, देयरफॉर द मोस्ट डेमोक्रेसी पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, राइट। Is there a democratic way of selecting representatives without election? बिना इलेक्शंस के अगर हम चुन लें हमारे लीडर्स को बिना रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के, तो पहला वाला तरीका तो फेल हो गया, जिसमें हम एक एक करके रूल बनाएंगे अपना, दैट मीन्स अपनी इंडिविजुअल डेमोक्रेसी बनाए, इंडिविजुअल रूल बनाए, दैट्स नॉट पॉसिबल। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ही चाहिए होगी, बट लेट्स से हमें रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म नहीं चाहिए विदाउट इलेक्शंस, we need representatives without elections. So let us think of a place where representatives were selected on the basis of the age and the experience. तुम्हारी एज क्या है, तुम कितने बड़े हो, और a place where they are chosen on the basis of the education or the knowledge. तुम्हें कितनी नॉलेज है, क्या एजुकेशन है, बताओ। बिना इलेक्शंस के हो रहे हैं ये सब कुछ, है ना। सो देयर कुड बी सम डिफ़िकल्टी इन डिसाइडिंग, yes, एक सेकेंड, there could be some difficulty in deciding on who is more experienced or knowledge. तो इतने सारे लोग हैं, कौन कितना नॉलेजेबल है, कौन कितना एक्सपीरियंस्ड है, ये बताना कहीं तक देखा जाए तो टफ है।
बट लेट अस से कि पीपल कैन रिजॉल्व दिस इशू। उन्होंने क्या करा है, उन्होंने देख लिया है कि ये एजुकेटेड है, ये एक्सपीरियंस्ड है, उन्होंने इस इशू को रिजॉल्व कर लिया है। क्लियरली सच अ प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शंस। ऐसी जगह पे जहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस हमने ये फाइंड कर लिया कि ये जो पर्सन है यही हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहिए, सो इन सच अ काइंड वी वुड नॉट रिक्वायर द इलेक्शंस। बट can we call this place a democracy? If no elections are held there, then can we call it a democracy? How do we find out if people like their representatives or not? ये हमने नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस में उसको बना दिया, बट लोग उसको पसंद करेंगे या नहीं करेंगे इसकी क्या गारंटी है? उसके पास कितना भी नॉलेज है, कितना भी एक्सपीरियंस है, अगर वो करप्टेड है, लोगों को पसंद नहीं है, लोगों की मांगी पूरी नहीं कर रहा है, तो वो क्या एक तरीके का अच्छा रिप्रेजेंटेटिव बनेगा? हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव्स रूल एज पर द विशेज ऑफ द पीपल? यहाँ पे कोई इलेक्शंस तो हुए नहीं है, जो चुने गए उनको कोई डर नहीं है कि इलेक्शंस होंगे और हम हारेंगे, वो तो पढ़े लिखे हैं, उनको बना दिया भाई। How to make sure that those who the people don't like do not remain their representatives? So how to make sure, ये कैसे श्योर किया जाएगा, ये कैसे पक्का किया जाएगा कि those who the people don't like, अगर हमें ये पसंद नहीं है तो ऐसा कैसे ये इंश्योर किया जाए कि हमें ये अगर पसंद नहीं है तो ये रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं बनेगा, लोगों को ये बंदा पसंद नहीं है ये रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं बनेगा, ये चीज़ें कैसे इंश्योर होंगी? दिस रिक्वायर्स अ मैकेनिज़्म, एक मैकेनिज़्म चाहिए होगा, एक प्रोसेस चाहिए होगा, और इस प्रोसेस को हम इलेक्शंस कहते हैं। सो प्रॉपर डेफिनेशन आएगी, मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन बताऊंगी। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखा है ना, इसको रीड करते हैं, यही आपकी डेफिनेशन है। दिस रिक्वायर्स अ मैकेनिज्म मीन्स अ प्रोसेस बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर इंटरवल एंड चेंज देम व्हेन दे विश टू डू सो। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शन। तो यहाँ से आप आंसर लिखोगे, एक सेकेंड, यस, द मैकेनिज्म, इसको हटाओगे, ये नहीं लिखना आपको, इधर द मैकेनिज्म बाय विच द पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ऐसा प्रोसेस जिसमें जो लोग हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करें, ये नहीं कि पढ़ा लिखा है तो वो बनेगा, चूज़ करना है, यहाँ पे एलिजिबल है ये हमारे लिए नहीं है ये देखना है, ये नहीं कि वो एक पढ़ा लिखा बंदा है तो वो बन गया, है ना। एट रेगुलर इंटरवल एंड चेंज देम इफ़ दे विश टू डू सो, कि भाई ये अच्छा काम नहीं कर रहा अब इसको हटाना है, या ये अच्छा काम कर रहा है अब इसको रखना है। दिस मैकेनिज्म इज़ कॉल्ड इलेक्शंस। ये क्या है, ये इलेक्शंस होते हैं जहाँ पर हम अपने चुने गए लीडर को हटा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, जिता भी सकते हैं, हरा भी सकते हैं। Therefore जो elections है, they are considered essential in our times for any representative democracy। किसी भी representative form of democracy में elections are important। In an election, the voters make many choices. First, they can choose who will make laws for them। तो जो इलेक्शंस होते हैं इसमें जो वोटर्स होते हैं, यानी जो वोट डाल रहे हैं, तो वो ये चूज़ कर सकते हैं कि कौन उनके लिए मेजर लॉज बनाएगा, कौन उनके लिए लॉज बनाएगा, कौन उनके लिए मेजर डिसीजन लेगा, कौन गवर्नमेंट बनाएगा। सो दे कैन चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट, किसने गवर्नमेंट बनाना है, एंड कौन मेजर डिसीजन लेता है। दे कैन चूज़ द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। तो हम ऐसी पार्टी को चूज़ कर सकते हैं जो हमें लगता है कि अच्छी पॉलिसीज़ बनाएंगी और वो अच्छे तरह से जो गवर्नमेंटर्स को चला पाएंगी, ऐसी हम पार्टी को चूज़ करना चाहते हैं। What makes an election democratic? किसी भी नेशन में जो इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक होते हैं। आज हमें कहाँ तक पढ़ना है, मैं एक बार आपको ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ। सो आज हम जो पढ़ेंगे वो यहाँ तक पढ़ेंगे, है ना। ये पोस्टर्स भी मैं आपको समझाऊंगी बिकॉज आई लाइक टू रीड दिस पोस्टर्स, राइट। सो अभी हम यहाँ पे हैं, थोड़ा सा ये वैसे, और वीडियो अभी 34 मिनट्स का बन गया है। आई कुड सी कि
जो वीडियो है ये इतना लंबा भी नहीं है. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम. आप सोचेंगे कि हमारी आइज स्ट्रेन हो रही है. येस, यू कैन डू वन थिंग. थोड़ा वीडियो देखो, पॉज करो, टेक ब्रेक, क्लीन योर आइज प्रॉपरली, then again start watching the video. Okay, so what makes an election democratic? किसी भी इलेक्शन को कौन सी चीज़ है जो डेमोक्रेटिक बनाती है? भाई ये बताओ हमें, ये बताओ हमें, ये हमें देखना है. सो इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज. बहुत तरह से इलेक्शंस हो सकते हैं, है ना. ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होल्ड इलेक्शंस. हमें ये पता है कि सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में इलेक्शंस तो होते ही हैं, बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शंस. लेकिन हम ये कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये जो इलेक्शंस हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है या नहीं, या ये नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ इलेक्शंस हैं? So we have discussed this question briefly in chapter 2. We discussed many examples of the countries where elections are held but it's not called a democratic election. So we read many examples. We read example of China. There were many examples which we discovered, and we saw this thing. We have seen this thing that वहाँ इलेक्शंस होते हैं but still they are not proper democratic countries. So we discussed many examples in chapter number 2, and where there we can properly conclude this thing that what are democratic elections and what are not. So we are going to take few points from those examples only. So let us recall what we have learned there and start with a simple list of the minimum condition. The first condition is here, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज़. ये नहीं होना चाहिए कि आप गरीब हो, आपकी सैलरी 30,000 से पर मंथ कम है, या आप काले हो, या आप फीमेल हो तो आप नहीं इलेक्शंस में हिस्सा ले सकते हो, आप वोटर लिस्ट में नहीं होगे. सो आप सबको राइट है. अगर आप बस एक कंडीशन है 18 ईयर्स एंड अबव, तो आप चूज़ कर सकते हो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, जैसे आप चाहते हो वो लीडर बने. सो दिस मीन्स इट एवरीवन शुड हैव वन वोट, यानी कि मेल हो, फीमेल हो, रिच हो, पुअर हो, सबको ही क्या है, वोट देने का अधिकार है. और ऐसा नहीं होगा कि जो मेल है इनका वोट तो 1 वोट हो बट 5 वैल्यू, यानी कि एक मेल वोट को 5 के बराबर माना जाएगा. ये गलत है, ऐसा नहीं होगा. 1 वोट 1 वैल्यू होगी, सबकी एक एक वोट होगी, सबकी एक एक वैल्यू होगी. यानी कि रिच का जो वोट है वो 1 है मगर वैल्यू 10 के बराबर है. गरीब का जो वोट है वो 1 है जिसकी वैल्यू केवल 1 के बराबर ही है. नो. सो 1 वोट 1 वैल्यू होगी. 1 वोट 1 वैल्यू. 1 वोट एंड 1 वैल्यू. 1 वोट 1 वैल्यू होनी चाहिए, कंपल्सरी बात है. सेकेंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज़ फ्रॉम, यानी कि ऐसा होना चाहिए, एक तरह से आपके पास स्टफ़ होना चाहिए जिसमें से आप चूज़ कर सको. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 20 टॉफ़ीज़ हैं, मुझे उन 20 टॉफ़ीज़ में से जो टॉफ़ी पसंद है मैं वो चूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं. 20 टॉफ़ीज़ हैं और उनमें से जो मैं चाहूँ वो चूज़ कर सकती हूँ. लेकिन मान लो केवल मेरे पास एक ही टॉफ़ी है ना, या उसमें एक ही टॉफ़ी सारी भर रखी है, तो कोई चूज़ ही नहीं है मेरे पास, कोई चॉइस है ही नहीं, मुझे तो वो एक ही जो है उसको चूज़ करना पड़ेगा. उसके अलावा तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है. सो जो पार्टीज़ एंड कैंडिडेट्स हैं शुड बी फ्री एंड कंटेस्ट इलेक्शंस एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स. जो पार्टीज़ हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वहाँ पे फ्री होने चाहिए वो टू कंटेस्ट इलेक्शंस. उनमें किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए रूलिंग पार्टी से या किसी मेजॉरिटी वाली पार्टी से जो ऑलरेडी रूल कर चुकी है कि तुम जो हो वो नहीं करोगे ये काम जो हम कर रहे हैं, तुम अपने जो हो ना वो रैलीज़ वगैरह नहीं चलाओगे ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम. सो जो पार्टीज़ हैं वो फ्री होनी चाहिए, कैंडिडेट्स फ्री होने चाहिए, किस तरह से वो अपने इलेक्शंस को कंटेस्ट करवाना, मतलब टू कंटेस्ट इलेक्शंस में पार्ट लेने के लिए
पार्टीज एंड कैंडिडेट्स फ्री होने चाहिए, उन्हें किसी तरीके का दबाव उन पर नहीं होना चाहिए. शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स. और सब जो पार्टीज़ हैं वो फ्री एंड फेयर तरह से काम करनी चाहिए. लोगों को रियल चॉइस मिलनी चाहिए, वोटर्स को रियल चॉइस मिलनी चाहिए. उनको पता होना चाहिए कि ये जो पार्टी है वो ऐसी है, ये पार्टी वैसी है. कोई करप्शन, कोई अनफेयर प्रैक्टिस, माल प्रैक्टिस, डर्टी ट्रिक नहीं होनी चाहिए. ठीक है. थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स. जो चॉइस है ना रेगुलर इंटरवल्स पर होनी चाहिए. दैट मीन्स एक बार मैंने अगर किसी सीएम को चुन लिया तो वो सीएम परमानेंट या वो रिप्रेजेंटेटिव परमानेंट नहीं होना चाहिए कि भाई आपने एक बार चुन लिया, आप अपनी गलती को नहीं सुधार सकते. ऐसा नहीं है. इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स. 5 साल बाद तो होते ही हैं. हर 5 साल बाद हमारे जो इलेक्शंस हैं वो होते हैं, जिसमें हमें फिर चॉइस मिलती है कि आप किसको अपना लीडर चुनना चाहते हो. फोर्थ, कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड. जो हम चुनते हैं कैंडिडेट एज आवर लीडर, उसको हम इलेक्ट जिसको कर रहे हैं वही सत्ता पे होना चाहिए. सो जो कैंडिडेट्स हैं जिन्हें पीपल चुनते हैं उनको ही इलेक्ट होना चाहिए, उन्हें ही सत्ता में आना चाहिए. फिफ्थ, इलेक्शंस शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड अ फेयर मैनर. अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए. सब लोगों को चॉइस होनी चाहिए एज दे रियली विश. ओके, तो अब आगे मूव करते हैं. सो दीज माइट्स लुक लाइक वेरी सिंपल एंड ईजी कंडीशंस. लगता है कि बड़ी ईजी बात है कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, हर कंट्री ये कर सकती है. बट देयर आर मेनी कंट्रीज जो ये कर नहीं पाती है. क्योंकि आपको एक बात पता है, इन डेमोक्रेसी राइट्स आर इक्वल्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी. जितने आपके राइट्स हैं ना उतनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी आपकी पावर्स है उतनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो अब कई कंट्रीज़ में क्या होता है, लोग केवल और केवल पावर चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहते हैं. वो घर के दादा तो बनना चाहते हैं लेकिन वो नहीं चाहते कि उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले दूसरे. तो ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ऐसा भी होता है. बट फॉर्चुनेटली टचवुड, वुड को टच कर लो, इंडिया में ना ऐसा कुछ बुरा नहीं है. इंडिया में सब अच्छा है. इंडिया में डेमोक्रेसी का मतलब डेमोक्रेसी है, इलेक्शंस का मतलब इलेक्शंस है, विनिंग पार्टी का मतलब विनिंग पार्टी है, लूजिंग पार्टी का मतलब लूजिंग पार्टी है, अपोजिशन पार्टी का मतलब अपोजिशन पार्टी है. सब कुछ एकदम perfect है in India. So in this chapter we will apply these conditions to the elections held in our own country to see if we can call these democratic elections. अपनी कंट्री को देखते हैं कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं या नहीं. चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया लेकिन अब थोड़ा सा बचा है और अब मैं इसको नहीं ब्रेक करूँगी क्योंकि मेरा जो एक पार्ट है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा. इतना सा बचा है, अब बस इतना सा है. सो इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन. क्या हमारे देश में पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन ज़रूरी है? आपने देखा है कितना पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन है. एक पार्टी दूसरी पार्टी से झगड़ती रहती है. आपने ये भी देखा है कि कांग्रेस पार्टी है बीजेपी को कुछ कहती रहेगी, बीजेपी पार्टी है जो कि कांग्रेस को कुछ कहती रहेगी. राहुल गांधी मोदी जी को चोर कहता रहेगा, मोदी जी राहुल गांधी पे भी कुछ व्यंग मारते रहेंगे. तो इतना ज़्यादा हमारे देश में, हमारी कंट्री में पॉलिटिकल कंपटीशन है. क्या ये होना चाहिए? क्या ये हमारे कंट्री की यूनिटी को नहीं ठेस पहुंचा रहा? क्या ये हमारे कंट्री में फेडरलिज्म को, जैसे हम ब्रदरहुडनेस कहते हैं, उसके खिलाफ एक तरह से तीर नहीं है ये. सो इलेक्शंस आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन. जो इलेक्शंस होते हैं वो पॉलिटिकल कंपटीशन ही तो होते हैं कि एक पार्टी दूसरी पार्टी से झगड़ेगी, एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ बोलेगी. जो पार्टी आपको अच्छी लगे कि आप उसे वोट दोगे, दूसरी पार्टी हार जाएगी, वो व्यंग मारेगी विनिंग पार्टी पे, विनिंग पार्टी उस पर व्यंग मारेगी. बहुत कुछ है यार. इलेक्शन के बाद भी जब पार्टी चुन ली जाती है, मेजॉरिटी पार्टी बन जाती है, गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है, तो कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है हमारे नेशन में, राइट.
और इसलिए न्यूज़ चैनल्स में देखने में मज़ा भी बहुत आता है कई बार। तो जब बड़ा फायर में होता है ना सब कुछ इलेक्शंस के समय पे, तो बहुत मज़ा भी आता है। मुझे तो बहुत आता है। आप लोग को आता है इलेक्शंस के समय मज़ा? हाँ, मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता है इलेक्शंस के समय आता है जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ वोट देने जाती हूँ, तो आई लाइक दैट। ओके, सो जो कॉम्पिटिशन है टेक्स प्लेस इन वेरियस फॉर्म्स। बहुत तरह से हमारे देश में कॉम्पिटिशन होता है। द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म ऑफ द कॉम्पिटिशन अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज। तो जो हमारे नेशन में कंपटीशन है होता ही रहता है, बट एक बहुत जो कॉमन कंपटीशन है जो होता है हमारे कंट्री में, वो होता है पॉलिटिकल कंपटीशन, यानी कि नेतागिरी वाला कंपटीशन एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल। कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है एक जोग्राफिकल एरिया जो कि हमारे कंफर्ट के लिए बना दिया जाता है, जहाँ पर एक जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन है वो अपना वोट देकर आएगी। So, at the constituency level, it takes the form of the competition amongst the several candidates. तो जो competition है वो होता है several candidates के बीच में। बीजेपी का कैंडिडेट है, ये उसका कैंडिडेट है, वो competition करते रहते हैं, एक दूसरे के बारे में कुछ बोलते रहते हैं। So if there is no competition, elections will become pointless. अगर कंपटीशन नहीं होता तो इलेक्शंस पॉइंटलेस हो जाते, किसी काम के नहीं होते। हमें ये पता रहता। यस, तो अब देखो, अगर मान लो कि कंपटीशन नहीं होता, एक पार्टी दूसरी पार्टी के लिए कुछ नहीं कहती, तो आप बताओ, जो एक पार्टी है दूसरी पार्टी की खामियां नहीं निकाल पाती, उनकी गलतियां नहीं निकाल पाती, व्हाट वुड हैपन इज़ दैट कि वन पार्टी इफ़ वुड नॉट से एनीथिंग अबाउट द अदर पार्टी, हाउ वुड वी बी एबल टू फाइंड आउट द नेगेटिव पॉइंट ऑफ द अदर पार्टी, है ना? आगे, सो बट इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होना इसलिए अच्छा है। क्लियरली एन इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन हैज़ मैनी डिमेरिट्स। बहुत सारी बुराइयाँ तो होती ही रहती हैं पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन की, सच में बुरी चीज़ तो होती है इतना लड़ाई झगड़ा, बट एक तरह से इलेक्शंस के लिए ज़रूरी है, डेमोक्रेसी के लिए बहुत हद तक ज़रूरी है। सो इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी। लोग ये कहते हैं, सच भी है, डिसयूनिटी बनाती है। एंड फैक्शनलिज्म, अब देखो दो टर्म्स है, फेडरलिज्म, फैक्शनलिज्म। फेडरलिज्म होता है ब्रदरहुडनेस, फैक्शनलिज्म होता है तोड़ना। तो जब ब्रदरहुडनेस नहीं होती है, जब लोग एक दूसरे की खामियां बुराइयां निकालते हैं, जब एक दूसरे को डाउन करने में लगे रहते हैं, सो दैट इज़ अ फैक्शनलिज्म। ब्रदरहुडनेस यानी एकता और ब्रदरहुडनेस। सो ये चीज़ें तो डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म होता है हमारे लोकेलिटी में, सोसाइटी में, जब भी इलेक्शंस होने होते हैं। होता है नहीं होता आपके यहाँ? होता है। सो यू वुड हैव हर्ड ऑफ पीपल कंप्लेनिंग ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स। हम ही कहते हैं ना पार्टी पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज़ है। इवन आपके जब सब गैदरिंग वगैरह होती है ना कई बार, तो हम लोग बहुत बात करते हैं कि ये बुरी है, वो बुरी है, गंदी चीज़ है पार्टी पॉलिटिक्स। इवन हम ये भी कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम। गंदी चीज़ है, डर्टी चीज़ है, अच्छी नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा अनफेयर प्रैक्टिसेस होती है, माल प्रैक्टिसेस होते हैं, सारे इमोशंस मर जाते हैं। और हम कई बार ऐसा भी कहते हैं जब टीवी वगैरह देखते हैं कि उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कह दिया, तो हमारे दादाजी पापा हम को कहते हैं कि यही होती है पॉलिटिक्स, है ना? तो पॉलिटिक्स हर जगह होती है। सो बहुत सारी बातें पॉलिटिक्स के बारे में कही जाती है। अब आपको एक काम करना है, कमेंट बॉक्स ऑन रहेगा, आपको कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में मुझे ये एक तरीके का नोट, एक तरीके का कोट, एक तरीके का कभी आपने सुना हो या बनाया हो, कोई भी आपने कुछ कहा हो कभी पॉलिटिक्स के लिए, जैसे मैंने बताया ना अभी, पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम, इस तरह से कभी आपने कुछ सुना हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है? सो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट ईच अदर या वन अदर, यानी कि एक दूसरे की बुराइयां खामियां निकालते रहते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम बुरे हो, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं करी, तुमने किसानों का ये नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, बहुत सारा कुछ एक दूसरे का बुराई भलाई चलता रहता है पार्टी पॉलिटिक्स में। सो पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स, गंदे गंदे काम भी करते हैं टू विन इलेक्शन, जैसे कि वो करप्शन बहुत ज़्यादा होता है उस समय पर, कि वो दे दी जाती है, मेरे माइंड से वो वर्ड स्लिप हो रहा है, जिसमें मतलब किसी को आपने पैसे दे दिए कि तुम अब हमारा काम करोगे, ये वाला। इवन मर्डर्स भी बहुत होते हैं इस समय पर, है ना? और लोग डॉन बन जाते हैं, बिल्कुल डाकू वाकू सब लोग आ जाते हैं इस समय पे, एक्टिव में हो जाते हैं। सम पीपल
say that this pressure to win electoral fight does not allow sensible long-term पॉलिसीज़ टू बी फॉर्मुलेटेड। तो कई लोग ये भी कहते हैं कि ये इलेक्ट्रल फाइट जो है ना, इससे कोई भी अच्छी लॉन्ग टर्म जो पॉलिसी है वो आ नहीं सकती है कभी भी एग्जिस्टेंस में हमारे नेशन में। सम गुड पीपल हु एक सेकेंड मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर दिस एरेना। तो कई अच्छे लोग हैं जो कुछ अच्छा चाहते हैं नेशन के लिए, बट वो कभी इस पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते हैं, वो कभी भी पॉलिटिक्स में आ ही नहीं सकते, क्योंकि वो अपने को, अपने बिहेवियर को, अपने जो एथिक्स उनको नहीं बदल सकते जस्ट कि उन्हें जीतना है। तो कई लोग होते हैं जो पार्टी पॉलिटिक्स में अवॉइड करते हैं आना, जो इवन एलिजिबल होते हैं, जो इवन एबल होते हैं, अच्छे नेता के रूप में आ सकते हैं, जो नेशन के लिए कुछ सच में अच्छा कर सकते हैं, बट वो नहीं आते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इट्स इज़ ऑल अबाउट डर्टी ट्रिक्स एंड ऑल। सो दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इनटू अनहेल्दी कॉम्पिटिशन। फालतू का कॉम्पिटिशन है हमारे जो, अब यहाँ पे इसको हम पढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ना, वर अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। उन्हें पता था ये सब होगा, पार्टी पॉलिटिक्स होगी, है ना, बुराई भलाई होगी, अनफेयर प्रैक्टिसेस होंगी। येट दे ऑप्टेड फॉर फ्री कॉम्पिटिशन इन द इलेक्शन एज द वे टू सेलेक्ट आवर फ्यूचर लीडर्स। उन्होंने फिर भी इस चीज़ को ऑप्ट किया, चुना, जिससे कि जो हमारे फ्री कंपटीशन है वो हुए इलेक्शंस में, और हमारे जो लीडर्स हैं फ्यूचर के वो हम चुन सकें, हम खुद चुन सकें। दे डिड सो बिकॉज द सिस्टम वर्क्स बेटर इन लॉन्ग रन। यानी कि उन्हें पता था कि ये सिस्टम लॉन्ग रन में चलेगा। उन्हें पता था कि डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर भी है ये। In an ideal world, all political leaders know what is good for the people and are motivated only by the desire to serve them. तो in an ideal world, एक ऐसे वर्ल्ड में all political leaders know what is good for people and are motivated only by the desire to serve them. Political competition is not necessary in such an ideal world. मान लो एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा आइडल वर्ल्ड है जहाँ पर जो लीडर है उसको पता है कि उसके लोगों के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो इस केस में आपको कोई इलेक्शंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर लीडर बहुत समझदार है, उसे पता है कि लोगों के लिए क्या सही है, क्या गलत है। बट ये केवल और केवल लिमिटेड है इन एन आइडल वर्ल्ड। पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं चाहिए एक आइडल वर्ल्ड में, बट ये आइडल वर्ल्ड एक्चुअली कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। तो बट दैट इज़ नॉट व्हाट हैपन्स इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में ये आइडल वर्ल्ड नहीं एग्जिस्ट करता। Political leaders all over the world, like all the other professionals, are motivated by the desire to advance their political career. जैसे हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, तो हम सब लोग इतने दिल के साफ तो है नहीं। जहाँ हमें मौका मिलता है ना, हम कोशिश करते हैं अपना फ़ायदा करवा सके। तो वैसे पॉलिटिकल लीडर्स है, लाइक ऑल अदर प्रोफेशंस, इसमें भी यही होता है कि अपना पॉलिटिकल करियर एडवांस करने के लिए, उसको और अच्छा बनाने के लिए अनफेयर प्रैक्टिसेस तो आ ही जाती हैं, है ना। सो दे वॉन्ट टू रिमेन इन द पावर और गेट पावर एंड पोजिशन फॉर देमसेल्व्स। दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल, बट इट इज़ रिस्की टू डिपेंड एंटायरली ऑन वॉट दे वॉन्ट टू सर्व टू द नेशन, है ना। तो केवल इसी चीज़ पे डिपेंडेंट हो जाना कि वो हमारे नेशन के लिए अच्छा करना चाहते हैं, वो हमारे नेशन के लिए एक सेंस ऑफ ड्यूटी रखते हैं, तो गलत है, क्योंकि लोग अपना तो सोचते ही हैं। बिसाइड इवन when they wish to serve the people, they may not know what is required to do so। मतलब कई बार वो चाहते हैं नेशन के लिए अच्छा करना, बट इन केस उन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें अच्छी गाइडलाइंस नहीं मिलती है ना, अपोजिशन से उन्हें कभी अच्छी गाइडलाइंस मिलती, क्योंकि अपोजिशन तो है ही नहीं ना कि क्या लोगों के लिए सही है, क्या गलत है। अपोजिशन यही तो काम करता है एक तरह से कि वो रूलिंग पार्टी को बताता है कि तुम इस चीज़ में काम करो आगे, तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम्हारी गलती है, हम होते तो करते। तो वो फिर उस काम में भी अच्छे हो जाने लग जाते हैं। जो भी रूलिंग पार्टी होती है, अगर चाहती है वो सच में रूल करना, तो उस चीज़ में भी अच्छी हो जाती है जो अभी तक वो मिसलीड कर रही थी। लेकिन जहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है ना, अपोजिशन पार्टी वगैरह नहीं होती है, इलेक्शंस होंगे तभी अपोजिशन पार्टी होगी। तो जहाँ इलेक्शंस नहीं, जहाँ अपोजिशन पार्टी नहीं, वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है उसको नहीं पता कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या वो जो कर रही है वो लोगों के मत में है, क्या वो लोगों के डिज़ायर में है, या वो नहीं है।
सो हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन, हम कैसे इस रियल लाइफ सिचुएशन से डील करें, मतलब जहाँ पर लोग जो हैं वो अपने मतलब का सोचते हैं, जहाँ पर लोगों को नहीं पता कि क्या सही है औरों के लिए क्या गलत है. सो वन वे इज़ टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड द कैरेक्टर ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स, है ना. द अदर एंड मोर रियलिस्टिक वे, सबसे सही जो है ना, ये तो फिर भी थोड़ा मुझे नहीं लगता कि बहुत सही है, बट सेकंड जो दी बेस्ट है ना, दैट इज़ द वेज टू सेट अप द सिस्टम एंड द पॉलिटिकल लीडर्स आर रिवॉर्डेड फॉर सर्विंग द पीपल एंड पनिश फॉर नॉट डूइंग सो. अगर आप अच्छा करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर अच्छा नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी. कैसे? हु डिसाइड दिस रिवॉर्ड और द पनिशमेंट, अगर आपने लोगों के लिए अच्छा काम किया तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर नहीं किया तो आपको एक बड़ी पनिशमेंट मिलेगी. तो कौन है ये जो पनिशमेंट देता है, जो रिवॉर्ड देता है? इट्स द पीपल. द सिंपल आंसर इज पीपल, लोग, हम सब. दिस इज़ व्हाट द इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन डज. इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन में जो लोग हैं वही रिवॉर्ड देते हैं, वही पनिशमेंट देते हैं. कैसे? सो देखो, रेगुलर इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स टू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स. जो रेगुलर इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज या लीडर्स हैं उनको ये रहता है कि हमें किसी भी तरह से जीतना है. अब जब उस जीतने की लड़ाई में वो ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो उन्हें लगता है कि लोगों में पॉपुलर हैं, जैसे कि गरीबी पॉपुलर है, जैसे कि प्रोवाइडिंग द सेफ्टी टू वेमेन पॉपुलर बात है. सो ये चीज़ें जो हैं ये मुद्दे वाली हैं जो कि जो इलेक्ट्रल कंपटीशन में लीडर्स हैं या पार्टीज़ हैं वो उठाती हैं. सो दे नो व्हाट इफ़ दे नो दैट इफ़ दे रेज द इश्यूज दैट पीपल वांट टू बी रेज्ड देन पॉपुलरिटी एंड द चांसेस ऑफ द विक्ट्री विल इंक्रीज. अगर वो ये मुद्दे उठाएंगे जो समाज में आम तौर पर फैले हुए हैं तो उनकी विक्ट्री भी कहीं ना कहीं निश्चित है, क्योंकि लोग खुश होंगे उनकी बातों से कि यार ये हमारी बातों को ढंग से समझ रहे हैं. बट इफ़ दे फेल उन्हें पनिशमेंट मिलेगी. जो वोटर्स हैं वो खुश नहीं होंगे, दैट मीन्स जो वोट देंगे, एंड इस तरह से दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन. वो कभी नहीं जीत पाएंगे अगली बार. ठीक है, अब आगे. So if the political parties is motivated only by the desire to be in power, अगर political party के हमें power में रहना है तो उसको लोगों को अच्छे से काम भी देना होगा. even then it will be forced to serve to the people. लोगों को अच्छे से उनकी जो लोग हैं उस उनकी अच्छे से जो पॉलिटिकल पार्टी उन्हें देखभाल करनी ही पड़ेगी. उनकी जो डिज़ायर्स उन्हें पूरा करना ही पड़ेगा, तभी वो अगली बार मतलब पार्टी में रह सकते हैं, वरना नहीं. सो दिस इज़ अ बिट लाइक द वे मार्केट वर्क्स. जैसे मार्केट में क्या होता है, एक दुकान है, वो चाहती है कि उस एक दुकान है, उसका जो दुकानदार है वो चाहता है कि उसको प्रॉफिट हो. तो अगर वो प्रॉफिट चाहता है उसको लोगों को अच्छे से सर्व भी करना पड़ेगा, अच्छे से गुड्स देनी पड़ेंगी, अच्छी क्वालिटी की. अगर नहीं देगा तो पड़ोस वाली दुकान में चले जाएंगे. वैसा ही हमारा होता है, पॉलिटिक्स पे होता है कि अगर तुम अच्छे से नहीं करोगे हमारे पास और भी चॉइसेस हैं, हम उधर चले जाएंगे.